Hi everyone, welcome. Today we will do class 8 chapter 13 sound. In our previous video we have studied about what is the sound and how it is produced. In this video we will continue. Today we will study about sound produced by humans. How does sound produced by humans? So let's we start. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली आप सभी को पता है, हम जब बोलते हैं तो हमारा जो थ्रॉट होता है उसमें से साउंड, उसमें वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसी को आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। जब हम बहुत तेज़ी से बोलते हैं या कोई गाना गाते हैं और बज लाइक अ बी, और बी की तरह आवाज़ निकालते हैं। पुट योर हैंड ऑन योर थॉट एज शोन इन फिगर। तो अपने हाथ को आपको अपने थॉट पर रखना है। डू यू फील एनी वाइब्रेशन, लाइक इस फिगर में जिस तरह से आपको शो किया गया है, इस तरह से आपको अपने हैंड को यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर आपको कोई वाइब्रेशन फील होती है। तो ये जो वाइब्रेशन होती है ये किसी वजह से होती है, इसमें क्या प्रोसेस होता है ये देखिए। इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स। ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बिकॉज ऑफ वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स की वजह से होता है। वॉइस बॉक्स मीन्स जिसमें से वॉइस क्रिएट होती है। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प डैट सीम्स टू मूव व्हेन यू सॉलो। तो जब आप अपनी फिंगर्स को थ्रॉट पर रखते हो तो आपको एक हार्ड बम्प दिखाई देता है, और ये जब बम्प आपको तब दिखाई देता है जब आप किसी भी चीज़ को निगलते हो, सॉलो करते हो। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स। और इसी पार्ट को, बॉडी के इस पार्ट को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। और ये विंड पाइप के अपर एंड पर होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो स्ट्रेच करती हैं in such way that it leaves a narrow slit between them for passing the air। और इसमें एक नैरो स्लिट, एक नैरो स्पेस होता है जिसमें से एयर पास होती है। होता क्या है इन द फिगर, आप देखिए इस फिगर में 13.8 में यहाँ पर ये वॉइस बॉक्स आपको शो किया गया है। इसमें ये आपके जो हैं ये वोकल कॉर्ड्स हैं। इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में ये नैरो स्पेस जो आपको शो हो रहा है, इस नैरो स्पेस में से विंड पाइप्स के थ्रू एयर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। और फिर जब वो एयर जो ट्रांसपोर्ट होती है, पास आउट होती है इसमें से, तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं। तो इसी वाइब्रेशन की वजह से ही जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। क्लियर। When the lungs force air through the slit, और जब लंग्स क्या करते हैं, फोर्सफुली एयर को स्लिट के थ्रू पास आउट करते हैं, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड, और साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। और यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स में मसल्स प्रेजेंट होती है जिनकी वजह से जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो टाइट और लूज होते हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type और quality of voice is different। जब vocal cords की जो muscles होती हैं वो टाइट या थिन होती हैं तो जो वॉइस की क्वालिटी होती है वो भी डिफरेंट हो जाती है। यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हर किसी की जो वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। फ्रॉम डैट when they are loose and thick, और जब ये लूज़ होते हैं और थिक होते हैं, तो इसमें ये वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन को हम इस एक्टिविटी 13.6 के थ्रू हम वोकल कॉर्ड के फंक्शन को और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखिए, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज़। हम यहाँ पर 2 रबर स्ट्रिप्स लेंगे सेम साइज़ की, लाइक दिस। प्लेस दीज 2 पीसेज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइटली। और फिर यहाँ पर हम इनको प्लेस करके और उनको टाइटली स्ट्रेच करेंगे। नाउ ब्लो द एयर थ्रू द गैप बिटवीन दैम। और फिर उसमें से हम एयर को ब्लो करेंगे लाइक दिस। ओके, तो ये वोकल कॉर्ड्स की तरह वर्किंग करेंगे। तो एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूसेस। और जब हम ये इसमें से साउंड जब एयर को पास आउट करेंगे तो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। यू कैन आल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स। ठीक है, और इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। ये 2 फिगर दिए हुए हैं, दोनों तरीके से जब आप इसको करेंगे तो आपको वोकल कॉर्ड की एक्चुअल प्रोसेस समझ में आएगी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी,
important points. The vocal cords in man are about 20 millimeter long. जो मैंस होते हैं उनमें जो vocal cord present होता है वो 20 millimeter long होता है. In women these are about 5 meter shorter, और women में 5 meter shorter होता है. Children have very short vocal cord, और जो children होते हैं उनमें काफ़ी short vocal cord पाया जाता है. दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस आर डिफरेंट. और यही रीज़न होता है जिसकी वजह से मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस की जो वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है. आप इजीली रिकोगनाइज़ कर सकते हो कि किसकी आवाज़ है. नॉर्मली हमें पता चल जाता है ना कि फ़ीमेल की वॉइस है या मेल की वॉइस है या किसी चिल्ड्रन की वॉइस है, तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है उसको रिकोगनाइज़ करने का? वोकल कॉर्ड के मसल्स का रीज़न होता है, जो मसल्स होते हैं और इनकी साइज़ का. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 13.3 साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. अब साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेशन की. प्रोपोगेशन मीन्स ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए. सो When you call up your friend who is standing at a distance, जब आप अपने किसी भी फ्रेंड को आवाज़ देते हो जो बहुत दूर खड़ा है आपसे, your friend is able to hear your voice, और आपका जो फ्रेंड होता है वो आपकी आवाज़ सुन भी लेता है. How does the sound travel to her? तो किस तरह से साउंड ट्रैवल करके गया उसके पास तक? तो in this activity 13.7 take a metal glass tumbler, make sure that it is dry, place the cell phone in it. Ask your friend to give a ring on this cell phone from the another cell phone. Listen to the ring carefully. Now surround the rim of the tumbler with your hand. तो देखिए यहाँ पर जब एक सेल फ़ोन था तो इसको जब हमने कांच के ग्लास में रखा जो कि खाली था, जिसमें जब फिर सेल फ़ोन जब रिंग करता है, जब हम उस वॉइस को हम हियर करते हैं. इसी तरह से जो सेकंड फिगर में इसको अपने माउथ पे प्लेस किया और इसमें हम आवाज़ करते हैं, तो क्या होता है इसमें हमें आवाज़ जो होती है हमारी वो इतनी तेज़ हमें साउंड सुनाई नहीं देती है. ठीक है. जब आप इन दोनों एक्टिविटीज़ को करोगे तो अब इसमें होता क्या है ये देखिए. डज द साउंड बिकम फेंटर यू सक and remove the tumbler when your mouth does the sound become loud again. जब आप क्या करो कि आपने ग्लास को जो अपने माउथ पर रखा उसमें से जितनी भी एयर थी उसको अगर हम सक कर लेते हैं तो वो ग्लास में फिर जब जो भी आप साउंड प्रोड्यूस करोगे वो आपको सुनाई नहीं देगा. तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. Can you think an explanation? Is it possible that the decreasing amount of the air in the tumbler had something to do with decreased loudness of the ring? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम एयर की अमाउंट को डिक्रीज़ करेंगे तो जो लाउडनेस है, जो साउंड की जो लाउडनेस होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी. In need, if you had able to suck the air in the tumbler, the sound would stop completely. और अगर आप जब पूरी तरह से उस एयर को सक कर लोगे, मतलब उस ग्लास में जितनी भी एयर प्रेजेंट थी अगर आपने उस पूरी एयर को रिमूव कर दिया तो जो साउंड है वो कम्प्लीटली उसमें हमें बिल्कुल आना बंद हो जाएगा. एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. अब इन दोनों एक्टिविटीज़ से क्या प्रूव्ड हो रहा है कि यहाँ पे प्रूव्ड हो रहा है कि एक्चुअल में जो साउंड होता है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है. लाइक जैसे आपको स्कूल जाते हो आप लोग, स्कूल से आपको घर जाने के लिए बस की नीड होती है या अपने पर्सनल व्हीकल्स की नीड होती है, इसी तरह से साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए भी मीडियम्स की ज़रूरत होती है, उनको ट्रैवल्स की ज़रूरत होती है. क्लियर. तभी साउंड ट्रैवल कर पाता है. अब साउंड के लिए जो मीडियम होता है, जो सबसे बेस्ट मीडियम होता है साउंड के लिए वो होता है एयर. ठीक है. तो when air has been removed completely from the vessels, it is said that there is a vacuum in the vessels. तो यहाँ पर जब हम कहीं से भी एयर को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं तो वो जगह कैसी बन जाती है? वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होगी. तो जब अभी मैंने आपको बताया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और मीडियम क्या बनती है? हमारी एयर बनती है. बट जब हम साउंड में से जब किसी भी जगह से जब हम एयर को ही रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली तो वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होगा, तो वहाँ पर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा. यही रीज़न होता है कि द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम. जो साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता है. क्लियर. डस साउंड ट्रैवल इन अ लिक्विड. अब आप सोचेंगे कि एयर की तो बात हो गई, अब क्या साउंड लिक्विड में ट्रैवल करता है? येस, साउंड ट्रैवल इन अ लिक्विड, बट इनकी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में सबसे तेज़ ट्रैवल करता है. तीनों हमारे 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
तो सो साउंड के ट्रैवल करने की जो वो होती है कैपेसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सॉलिड्स में होती है और सबसे कम हमारी किस में होती है, गैसेस में होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो साउंड होता है वो ट्रैवल करता है। वाटर में भी कम होती है इसमें। तो देखिए, इन दिस एक्टिविटी टेक अ बकेट और द बाथ टब। हमने एक बकेट लिया और बाथ टब लिया, उसको फिर हमने फिल कर दिया, पूरे वाटर से फिल कर दिया लाइक दिस फिगर। और फिर हमने एक बैल लेके जो उसमें हमने इसको रिंग करना स्टार्ट किया। तो आप देखोगे कि आप जब हेयर करोगे तो उसके जो साउंड होगा उसमें आपको चेंज मिलेगा, जो आपको एयर के अकॉर्डिंग जो साउंड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वाटर में जब आप उसको फील करोगे तो इसमें आपको चेंज मिलेगा। सो इसमें क्या प्रूव्ड होता है कि यहाँ पर जब हमारे जो साउंड्स होते हैं, जो इस तरह से ये जो साउंड होते हैं यहाँ पर साउंड उसमें वाटर में ट्रैवल करता है, बट इन द कंपैरिजन दैन सॉलिड्स में ये कम ट्रैवल करता है। अब इसी तरह से इन दिस एक्टिविटी 13.9 में एक स्केल लिया गया है। 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक स्केल लिया है और एक स्केल को यहाँ, और ये सॉलिड है ये स्केल। जब इसको हम इस स्केल को इसने यहाँ पर इसको टिक टिक करना स्टार्ट किया तो ये जो साउंड हो रहा है वो उसको साफ वहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से यही प्रूव्ड होता है कि साउंड तीनों मीडियम्स में ट्रैवल कर लेता है, तीनों मीडियम में ट्रैवल कर लेता है, बट जो साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सॉलिड में ट्रैवल करता है। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर यू कैन आल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन द एंड ऑफ द वुडन टेबल। टेबल पर भी आप इस एक्टिविटी को इस तरह से करके देख सकते हैं। तो यहाँ भी आपको साउंड सबसे ज़्यादा ट्रैवल। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मैटर। यहाँ हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो साउंड होता है वो वुड और किसी भी मेटल्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड होगा उसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर सकता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये देखेंगे कि जो साउंड है वो एक स्ट्रिंग मीन्स एक रस्सी, एक धागे के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। तो लाइक दिस फिगर 13.14 आप इस तरह से एक थर्माकोल के ग्लासेस को लेकर और एक स्ट्रिंग से उनको अटैच करके इस तरह से आप एक टॉय टेलीफोन बना सकते हैं। और जब आप इसको देखेंगे यूज़ करके तो इसमें भी आपको साउंड ट्रैवल करेगा। वी हैव लर्नड सो for that vibrating object produce sound and it is carried in all direction in a medium, how do we hear it। और ये साउंड जो होता है इन सभी एक्टिविटीज़ से क्या प्रूव होता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम में हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और साउंड तीनों मीडियम्स में ट्रैवल कर सकता है। तीनों मीडियम मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों मीडियम्स के थ्रू साउंड ट्रैवल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब ये जो जितना भी साउंड होता है इसको हम हमारे ईयर्स के थ्रू इनको हम हेयर करते हैं। सो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। जो हमारे ईयर की जो शेप होती है, आउटर पार्ट की जो शेप होती है वो एक फ़नल की तरह से होती है, जिसमें क्या होता है, फ़नल मीन्स जो कॉर्न शेप टाइप। When sound enter in it, it travel down a canal at the end of which a thin membrane is stressed tightly। और जो साउंड होता है जब वो एंटर करता है तो एक कैनल के थ्रू अंदर जाता है, वहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो टाइटली स्ट्रेस्ड होती है, एक टाइटली स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ईयर ड्रम। इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर डज। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ईयर डज क्या करता है, लेट अस बिल्ट अ टीन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम। तो यहाँ पर हम एक मॉडल बनाएंगे ईयर ड्रम के तरह के कि किस तरह से ईयर ड्रम का फंक्शन होता है। इन दिस एक्टिविटी 13.10 यहाँ पर इस तरह से हमने एक ग्लास जार लिया टिन का और उसमें हमने इस पर बैलून रबर पीस को अटैच कर दिया। एक बैलून ले सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं। और जब इसमें हम एयर को पास आउट कर रहे हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे ये जो ऊपर इसके ऊपर हमने कुछ शीट्स रख दिए, कुछ भी हमने। तो जब हम देखते हैं कि जो हमारे ये ऊपर की जो रबर सरफेस है एयर पास करने पे इसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो बिहेव करता है। सो द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेस्ड रबर शीट की तरह ही होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। और जो साउंड का जो वाइब्रेशन होता है वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट
कर देता है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और जो ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसको इनर ईयर में पहुंचा दिया जाता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज़ टू द ब्रेन, और वहाँ से जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन में जाते हैं, और डैट इज़ हाउ वी हियर, और इस तरह से हम सुनते हैं। ये आपका ईयर का डायग्राम है यहाँ पर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फनल लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ से जो सारा साउंड होता है ये एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये मिडिल में जो ईयर ड्रम है यहाँ पर जाकर साउंड की जो वेव्स होती हैं वो टकराती हैं। टकराने से इसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। फिर जो हमारा जो ईयर होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर, मिडिल एंड इनर। ठीक है, तो आउटर ईयर में जो आउटर पार्ट होता है वो आ जाता है, इनर मिडिल में आ जाता है ईयर ड्रम वाला पार्ट, और इनर ईयर में आ जाता है मिडिल ईयर ड्रम के बाद वाला पार्ट। तो वहाँ पर सारे सिग्नल्स को, सारे साउंड वेव्स को, वाइब्रेशंस को भेज दिया जाता है। फिर ये जो हमारा इनर पार्ट जो होता है ये हमारा नर्व कैनाल से अटैच्ड रहता है। यहाँ पर जो नर्व सेल्स पाई जाती हैं, ये नर्व सेल्स क्या करती हैं, जितना भी साउंड एनर्जी जो आती है, साउंड वेव्स जो वाइब्रेशन आता है उसको ले जाती हैं ये ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उस साउंड को असेस करता है, और इस तरह से फिर हम वो सुन पाते हैं, हम जो भी चीज़ हियर करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये प्रोसेस बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है, बहुत ही जल्दी होता है। अब वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू द ईयर। ये बताया गया है कि आपको नॉर्मली पता होगा कि कभी भी कोई भी शार्प चीज़ को हमें अपने ईयर में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा ईयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है और इम्पेयर हीयरिंग भी हो सकती है, मतलब हमें सुनने में प्रॉब्लम में भी हो सकती है, हीयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ आल्सो नोन एज वाइब्रेशन। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। ये जो वाइब्रेशन होता है मीन्स ये जो ट्रू फॉर मोशन होता है मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्थवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, इसे वाइब्रेशन कहा जाता है। और वाइब्रेशन को ही हम ऑस्किलेटरी मोशन भी कहते हैं, मीन्स दिस मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motion। आपने पहले वाली क्लासेस में पहले भी पढ़ा था कि ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, ऑस्किलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। इसके टाइम पीरियड के बारे में भी पढ़ा था ना, जो पीरियडिक मोशन के बारे में पढ़ा था, ऑस्किलेटरी मोशन, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड इज़ कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। जो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस होते हैं एक सेकेंड में, उसी को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑस्किलेशन मोशन क्या होता है एक बार रिकॉल करते हैं। लाइक स्विंग का मोशन जो होता है मीन्स एक एक्यूरेट टाइम पीरियड में एक एक्यूरेट डिस्टेंस को ट्रैवल करना, इस तरीके के मोशन को हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लाइक आपका झूला झूलते हैं हम, झूले में जब धक्का देते हैं तो वो इतनी दूर जाता है, पेंडुलम, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये ऑस्किलेटरी मोशन के ही एग्जाम्पल आते हैं। क्लियर। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, मतलब एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस को कंप्लीट किया जाता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। फ्रिक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, और जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज में एक्सप्रेस किया जाता है। इट्स सिंबल इज हर्ट्ज एच जेड, और इसका जो सिंबल होता है वो एच, कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड में रखते हैं। अब फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज़ 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड। किसी भी एक हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी होती है इसका मतलब है कि उसमें एक ऑस्किलेशन किया जा रहा है एक सेकेंड में। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट 20 टाइम्स, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो 20 टाइम ऑस्किलेट करता है तो इसका मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 20 होगी। क्लियर। You can recognize many familiar sound without seeing the object producing them। और आप काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं उनको रिकोगनाइज कर लेते हो बिना उनको देखे हुए कि किस चीज़ का साउंड आ रहा है ये। और हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होता है। These sound must be different to enable you
टू रिकोनाइज दैम। और ये जो साउंड होता है ये किसकी वजह से होता है कि आप इनको रिकोनाइज करने में इसलिए एबल होते हैं क्योंकि आपको इनके जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं हर साउंड में। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट। और अब इसमें क्या आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो इनको डिफरेंट बनाती है। ये साउंड आपने सुने होंगे किसी भी चीज़ का, गिटार का साउंड अलग होता है, हारमोनियम का साउंड अलग होता है, तबले का साउंड अलग होता है। जब भी आप एक सॉन्ग सुनते हो तो आप उसमें इजीली रिकोनाइज कर सकते हो कि उसमें किस चीज़ का साउंड आ रहा है। क्लियर। अब लेकिन इन साउंड्स को हम रिकोनाइज कैसे कर सकते हैं, इनमें क्या ऐसा कौन सा फैक्टर पाया जाता है जिनकी वजह से हम इनको रिकोनाइज कर सकते हैं। सो ये टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। ओके, सो एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। तो एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी साउंड की। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। और हम इन्हीं के बेसिस पे हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हेयर नाउ नेक्स्ट, लाउडनेस एंड पिच। एक्टिविटी 13.11 देखिए, टेक अ मेटेलिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून स्ट्राइक अ टेबल स्पून जेंटली ऑन द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। तो इस तरह से ये है, यहाँ पर इसको जब हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है कि ये जो ग्लास का टम्बलर होता है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। अब इसके वाइब्रेशन के बाद क्या होता है, हियर द साउंड प्रोड्यूस नाउ स्पून ऑफ द टम्बलर एंड हियर साउंड प्रोड्यूस। तो हम बार बार देखते हैं कि जो पहले एक बार हम उसको स्पून से करते हैं, एक बार उसको हम ये मेटेलिक बॉल से करते हैं, या फिर किसी और भी अदर उससे अगर जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं फोर्स के साथ, तो यहाँ पर हमें तीनों बार हमें एक डिफरेंट साउंड सुनाई देता है। तो ये जो डिफरेंट साउंड होता है ये साउंड किसकी वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो फ्रिक्वेंसी, जो टाइम की जो लाउडनेस को डिफाइन करता है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब आता है कि व्हाट इज़ द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड। लाउडनेस जो होते हैं वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जितनी लाउडनेस होगी उसके ही स्क्वायर के बराबर होता है वो। सो क्या डेफिनेशन होगी लाउडनेस की, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द vibration producing the sound. Like example, if the amplitude becomes twice, अगर amplitude ट्वाइस है, किसी भी चीज़ का एम्पलीट्यूड है अगर वो ट्वाइस है तो लाउडनेस इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 4। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ट्वाइस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो एम्पलीट्यूड हमारी जो लाउडनेस होगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। सो इस तरह से ही हम लाउडनेस को मेज़र करते हैं एम्पलीट्यूड के बेसिस पे। सो द लाउडनेस इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। जो लाउडनेस को एक्सप्रेस करने की जो यूनिट होती है उसे डेसिबल कहते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। यहाँ पर हमें डिफरेंट सोर्सेज से जो साउंड आता है उनकी लाउडनेस का, जैसे नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं, उसके जो साउंड होता है वो 10 dB होता है। सॉफ्टर विस्पर जो धीरे धीरे हम बोलते हैं 30। नॉर्मल कंजर्वेशन जो हम कंजर्वेशन करते हैं नॉर्मल, इसमें होती है 60। बिजी ट्रैफिक का 70। और एवरेज फैक्ट्री जो साउंड होता है वो फैक्ट्रीज वगैरह का साउंड वो 80 dB होता है। लेकिन इससे एबव जो 80 से एबव जो भी साउंड जाता है वो किस में बन जाता है, वो नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी नॉइज़ हो जाता है, मतलब शोर में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम नॉइज़ की कैटेगरी में रहते हैं। इससे ऊपर का जो साउंड होता है और ये काफ़ी हमारे जो ईयर्स के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है। सो द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस होती है किसी भी साउंड की वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज़ लार्ज, जब हमारा एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन लार्ज होगा, द साउंड प्रोड्यूस इज़ लाउड, तो साउंड भी लाउड प्रोड्यूस होगा। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज़ स्मॉल, जब हमारा एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो द साउंड प्रोड्यूस इज़ फीबल। फीबल मीन्स कमज़ोर, तो साउंड भी कमज़ोर प्रोड्यूस होगा। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद डैट एन अडल्ट। अगर हम बेबी के साउंड को किसी अडल्ट से कंपेयर करते हैं, इज़ देयर एनी डिफरेंस, क्या यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आएगा। इवन इफ़ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफरेंट इन सम वे। अगर दो साउंड्स अगर इक्वली सेम लाउडनेस से आ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में डिफरेंस होता है। सो वो डिफरेंस क्या होता है, द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिचनेस ऑफ साउंड। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किसी भी साउंड की श्रिलनेस और
को डिफाइन करती है। इफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज़ हायर, अगर किसी भी वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हायर होगी, सो वी से दैट साउंड इज़ श्रिल एंड हैज़ द हायर पिच। तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड होगा वो काफ़ी श्रिल होगा और उसकी जो पिच होगी वो काफ़ी हायर। श्रिल माने बहुत तीखा साउंड, तेज साउंड, जो हमारे कानों में एकदम पैना सा साउंड लगता है ना, उसको श्रिल साउंड बोलते हैं, ठीक है। और पिच माने उसकी जो लाउडनेस होगी वो काफ़ी हाई आएगी। एंड इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, अगर किसी भी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी लोअर होगी तो वी से डैट द साउंड हैज़ लोअर पिच, तो उसकी जो साउंड की जो पिच होगी वो काफ़ी लोअर होगी। फॉर एग्जांपल अ ड्रम वाइब्रेट विद अ लो फ्रिक्वेंसी, एक ड्रम है जो लो फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, देयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो देखिए यहाँ पर एक ये ड्रम है, ये यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लेवल दिखाया गया है, ये लो फ्रिक्वेंसी से, तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड है दोनों ही कम आ रहे हैं, तो ये कैसे होगा, ये साउंड हमारा कैसा होगा, इसकी जो श्रिलनेस और पिच होगी वो कम होगी। बट लेकिन यहाँ पर जो दूसरा जो फिगर दिया हुआ है, इसमें एक बॉय है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आ रही है और इनके बीच में गैप भी कम है, तो ये जो साउंड होगा ये कैसा होगा, काफ़ी श्रिल साउंड होगा और इसकी पिच जो होगी वो भी हाई होगी। सो देयरफॉर इट इज़ प्रोड्यूस a low pitched sound. On the other hand, a whistle has the high frequency and therefore produce a high pitched sound. तो यहाँ पे जो ड्रम होगा वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा और अदर हैंड जो विसिल, जो एक बॉय जो विसिल को ब्लो कर रहा है उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस होगा। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड वेयर एज अ लॉइन मेक अ लो पिच रॉल। जो बर्ड्स होती हैं उनका जो साउंड होता है वो काफ़ी हाई पिच होता है, लेकिन जो लॉइन होता है उसकी जो रोर होती है, जो धारता है, उसका जो साउंड होता है वो लाउड, तो वेरी लाउड तो होता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो पिच होती है वो काफ़ी कम होती है, वो फीवल होता है, ठीक है। द साउंड ऑफ द वर्ड इज़ क्वाइट फीवल, जो वर्ड का जो साउंड होता है वो काफ़ी फीवल होता है, क्लियर। इसमें मतलब कंपैरिजन बताया गया है, जैसे जो बर्ड्स हैं उनकी जो साउंड है उसकी पिच तो हाई होगी, लेकिन साउंड कैसा होगा, काफ़ी फीवल होगा। बट जहाँ अगर लॉइन के साउंड से हम कंपेयर करें तो उसकी जो पिच होगी वो तो लो होगी, लेकिन साउंड कैसा होगा, काफ़ी लो होगा, क्लियर। एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रंस एंड अडल्ट, काफ़ी देर हम वॉइस सुनते हैं अलग अलग डिफरेंट पर्सन की। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस, क्या आपको उनकी वॉइस में कोई भी डिफरेंस सुनाई देता है? एब्सोल्युटली आपको कोई भी डिफरेंस उसमें पता चल जाता है किसकी आवाज़ है किसकी नहीं है। कैन यू से डैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज़ हायर दैन द डैट ऑफ एन अडल्ट, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी किसी भी चाइल्ड की वो ज़्यादा होगी। यूजली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ द हायर फ्रिक्वेंसी, जो यूजली क्या होता है, जो वॉइस होती है वुमेन्स की, फीमेल्स की जो वॉइस होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है हायर होती है और श्रिलनेस भी हाई होती है इन द कंपैरिजन देन मैन। ओके, so that's all for today. I hope you like this video.